अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो लास्ट सेशन हमने कहाँ तक किया था जी? सर वो जो मास मीडिया वाली स्लाइड्स थी ना, टाइप्स ऑफ मीडिया, वहाँ तक हो चुका है। टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक। जी यहाँ तक किया आपने। ओके जी, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट किए, देन हमने मैसेज ऑब्जेक्टिव सेट किया, देन हमने कौन सा चैनल जो है वो यूटिलाइज करना है उस चैनल को हमने सेलेक्ट किया, देन अपने एडवर्टाइजमेंट को जो है वो प्रोड्यूस करके और उसे मार्केट किया, जो भी चैनल हमने सेलेक्ट किया था उसके थ्रू। देन एक एडवर्टाइज करने के बाद हमें क्या उसका इम्पैक्ट आया है, क्या परफॉर्मेंस जनरेट की है उस एडवर्टाइजमेंट ने, उसका बेनिफिट हमें किस तरह से हुआ है, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक प्लान मौजूद होना चाहिए कि वो क्या क्राइटेरिया होगा, वो क्या बेसिस होंगी जिसकी बुनियाद पर हम देखेंगे कि हमारा को जो भी कैंपेन हमने रन की है उसका कितना बेनिफिट हमारी कंपनी को या हमारी प्रोडक्ट को मिला है। फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादातर ये एनालिसिस प्लान देखा जाता है कि हम अपना प्रिस्क्रिप्शन काउंट देखेंगे। लेट से कि एक प्रोडक्ट अगर हमारी एक ऐसी टेरिटरी में जहाँ पर कि हम एडवर्टाइज नहीं करते थे, प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करते थे, मार्केट न करने से भी मीन के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल थी और जिन कस्टमर्स को थोड़े बहुत कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता था वो उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करते थे। अब उस टेरिटरी में हमने बाकायदा जो है वो एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट की। उस एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हमारे पास 10 प्रिस्क्रिप्शन पर डे जनरेट होती थी, एक क्लिनिक से एवरेज 100 प्रिस्क्रिप्शन पर डे जनरेट होती थी, तो अब डेली बेसिस पे उस नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो एक एनालिटिकल प्लान ये हो सकता है कि हम नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस मॉनिटर करेंगे कि कितना प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंस आया है एडवर्टाइज करने से पहले और एडवर्टाइज करने के बाद क्या डिफरेंस आया। तो ये पॉजिटिव अगर डिफरेंस आएगा तो हम ये कह सकेंगे कि हमारे पास जो कैंपेन हमने चलाई, एडवर्टाइजमेंट हमने की, उसका हमें बेनिफिट मिला है। नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस के अलावा सेल्स इनवॉइसिंग हम देख सकते हैं कि एक गिवन एरिया में जहां पर हमने प्रोडक्ट को अपनी एडवर्टाइज किया है वहां पर प्रीवियस मंथ की सेल्स इनवॉइसिंग क्या जनरेट हुई थी और जिस मंथ में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो सेल्स इनवॉइसिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर सर्वे और फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जान सकते हैं कि पहले कस्टमर क्या जानता था प्रोडक्ट के बारे में और एडवर्टाइज करने के बाद कितना उसकी नॉलेज में, प्रोडक्ट नॉलेज में कितना जो है वो डिफरेंस आया है या उसकी फीडबैक कितनी इम्प्रूव हुई है कस्टमर की। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी से भी रिसर्च कराई जा सकती है, थर्ड पार्टी से भी एनालाइज कराया जा सकता है कि हमारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के बाद
क्या इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में उसका जनरेट हुआ है हमारी कंपनी के लिए या हमारी प्रोडक्ट के लिए। ठीक जी। देन क्रिएटिंग ऑडियंस पर्सोना, ये एग्जैक्टली जो बुक का जो प्रोसीजर है उसमें ये शामिल नहीं है। ये एडिशनली ये चीज़ मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी कि ऑडियंस का पर्सोना। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या जो एडवर्टाइज हम रन करेंगे उसमें जो हमारा टारगेटेड कस्टमर या टारगेटेड जो ऑडियंस है उसकी पर्सनालिटी स्टाइल्स क्या है और हमारी प्रोडक्ट उन पर्सनालिटी स्टाइल्स में, प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो पर्सनालिटी स्टाइल्स में किस तरह से फिट हो रही है। जैसा कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं और उनकी जो पर्सनालिटी स्टाइल वाइज क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली 4 क्लासिफिकेशंस होती हैं। ये आप में से किसी के पास इसका जो है वो असाइनमेंट का टॉपिक भी आया होगा पर्सनालिटी स्टाइल्स के हवाले से। राइट जी, तो उसकी एग्जैक्ट टर्म्स जो है वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उनमें से एक टाइप ऐसी होती है कस्टमर की जो कि जिसको हम शायद डिसिसिव पर्सनैलिटी टाइप बोलते हैं, जो कि अपनी अथॉरिटी अपना पावर जो है वो मेंटेन रखना चाहता है। अगर वो ये कहते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट बुरी है तो अब आप चाहे उससे लाख आर्गूमेंट कर लें और उसका पर्सनालिटी स्टाइल ऐसा है कि वो अपनी अपने जो उसकी जो बात है उसको हमेशा टॉप पे रखना चाहता है। ठीक है जी। इसी तरह एक पर्सनालिटी स्टाइल कस्टमर्स का ऐसा होता है जो कि इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं दूसरे लोगों से, अपनी जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्ट की सक्सेस में उसकी एक्नॉलेजमेंट चाहता है। ठीक है जी। किस तरह से कि एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हुई, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और उस क्लिनिकल ट्रायल्स में जिस कस्टमर ने रोल प्ले किया या प्रोडक्ट लॉन्च के इंट्रोडक्टरी स्टेज पर जिस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को सपोर्ट किया, वो हमेशा ये एक्नॉलेजमेंट चाहेगा कि हम उसे एक्नॉलेज करें कि जी आपने इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल है तो इस प्रोडक्ट की सक्सेस में आपका भी बहुत अहम रोल है। ठीक जी। या अगर आप ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस तरह से उनकी एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जिनको जो कि रिसर्च बेस्ड जो डेटा होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। आपका रिलेशनशिप उस डायरेक्टर से चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी इमोशनल अटैचमेंट उस प्रोडक्ट के साथ जितनी ही स्ट्रॉन्ग करके आप क्यों ना शो करते हैं, जब तक साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक कंपैरिजन आप उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल से कुछ आर्टिकल्स इन स्टाइल्स को 8 क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड करते हैं। अगर आप उनके बारे में मजीद देखना चाहें तो आप खुद से इसको सर्च आउट करके देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स के पर्सनालिटी स्टाइल्स। हाँ, ये एक डिटेल टॉपिक है पर्सनालिटी स्टाइल्स का। फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर्टिकुलरली जो मल्टीनेशनल के हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग में ये पर्सनालिटी स्टाइल्स समझाए जाते हैं। साइकोलॉजिकल उनका जो इम्पेक्ट आता है और उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उस साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ाया जाता है और डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल्स वालों को किस तरह से प्रोडक्ट डिटेल करनी चाहिए ये भी उनको बताया जाता है। देन एडाप्शन लेटर पर या एडाप्शन कर्व पे जो पोजीशन है ऑडियंस की वो किस तरह की है, कौन से एडाप्शन लेटर पे मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। लेट्स से कि अनअवेयरनेस के स्टेज पर अगर कस्टमर्स की मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है तो जो गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे वो अवेयरनेस के स्टेज पे कस्टमर्स को लाने के लिए सेट किया जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रायल के फेस पर कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस वाली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन उनको की जाएगी। ठीक जी। इसके साथ साथ उनके मोटिवेटर्स और गोल्स उस ऑडियंस के क्या हैं ये हमें पता चलते हैं कस्टमर या पेशेंट की जर्नी में।
जर्नी मैप से भी मीन कि एक पेशेंट पर्टिकुलरली किसी क्रोनिक डिजीज का प्री डायग्नोसिस के स्टेज पर जब तक कि डायग्नोस ना हो जाए कि इसको क्या चीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है या कोई और क्रोनिक डिजीज है, आर्थराइटिस वगैरह है, तो वो सिम्टम्स जब वो पेशेंट के सामने आते हैं तो वो पेशेंट प्री डायग्नोसिस के स्टेज पर क्यूरियस होता है कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका क्या मतलब है और कौन सी डिजीज जो है वो इन चीज़ों से हो सकती है। इस स्टेज पर पेशेंट रिसर्च करता है, अपने सिम्टम्स के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि अभी तक उसको चीज़ या डिजीज जो है वो डायग्नोस नहीं हुई कि कौन सी उसको डिजीज है। इस स्टेज पर जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो प्रेफर की जाएगी हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट। जो हमने टाइप्स देखी थी, 3 टाइप देखी थी, प्रोडक्ट क्लेम, रिमाइंडर और हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट। प्री डायग्नोसिस के स्टेज पर पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देन जब इस रिसर्च के बाद, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद जब पेशेंट डायग्नोसिस के स्टेज पर चला गया, ठीक जी, तो तब वो कस्टमर या पेशेंट ये सोचता है कि इन सिम्टम्स को अब कंट्रोल कैसे करना है, ठीक जी, और वो पेशेंट वरीड होता है अबाउट कंट्रोलिंग हिज और हर सिम्टम्स। इस इन सिम्टम्स को कंट्रोल कैसे करना है इसके लिए वो मजीद रिसर्च करता है और इस स्टेज पर हमें उसको प्रोवाइड करना होता है प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट क्योंकि सिम्टम्स के बारे में रिसर्च हो चुकी, सिम्टम्स की बेसिस पे डिजीज डायग्नोस हो चुकी, अब उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमारी प्रोडक्ट किस तरह से उन सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, कौन कौन से सिम्टम्स को ट्रीट करती है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट उस स्टेज पे आनी है, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद पेशेंट चला गया जी ट्रीटमेंट स्टेज पे, जहाँ पर वो सोचता है कि एक ट्रीटमेंट से दूसरी कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि बेहतर हो सकती है, ठीक है। इस स्टेज पर पेशेंट जो है वो ये देखता है कि जो मुझे सिम्टम्स आए या जो मुझे डिजीज डायग्नोस हुई है उसके लिए मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है और एक से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए वो कस्टमर होपफुल रहता है और इस स्टेज पर, ट्रीटमेंट के स्टेज पर, एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पर कस्टमर स्विच हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए होगा जी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्लेम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चाहिए होगी ट्रीटमेंट के स्टेज पर। अब चूंकि ये क्रोनिक डिजीजेस हैं, क्रोनिक डिजीजेस पर फिर शुरू में जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है जब उसको एक क्रोनिक डिजीज डायग्नोस होती है, कुछ अरसे के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर वो पेशेंट उस डिजीज के साथ जिंदा रहना और कंटिन्यूस उसके साथ गुजारा करना जो है वो सीख लेता है और अपने आप को एम्पावर्ड समझता है कि मैं अकेला ही इस दुनिया में ऐसा नहीं हूँ जिसको कि ये क्रोनिक डिजीज हुई है, बल्कि दूसरे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी जो है इस डिजीज के साथ एडजस्ट करके जी रहे हैं, राइट। यहाँ पर जब एडजस्ट कर लेता है पेशेंट अपने आप को डिजीज के साथ और दूसरे लोगों के साथ, उसी डिजीज की जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखता है, इस स्टेज पे हेल्प सीकिंग एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी और प्रोडक्ट रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी, ठीक है जी। तो ये अकॉर्डिंग टू जर्नी हो गया। फाइनली जो हमने एडवर्टाइजमेंट सेट किया है, चैनल सेलेक्ट किए हैं, उसके लिए हमें प्रोडक्शन के लिए और उस चैनल पर उसको रन करने के लिए कितना हमें बजट चाहिए वो बजट एलोकेट करना है, ठीक है जी। और उसी बजट के अंदर अंदर उस कैंपेन को हमने रन करना है। फाइनली हमने एक टाइमलाइन सेट करनी है, उसी टाइमलाइन के अंदर अंदर हमने उससे अचीव करना है। टाइमलाइन सेट करना हमें कंटिन्यूसली अपने आप को मॉनिटर करने पे मजबूर करता है कि इस वक्त हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं, कहाँ हमने किस स्टेप पे हमने होना चाहिए था और किस स्टेप पर हम मौजूद हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट यूटिलाइज की जाती हैं जो जो कि होम विजिट्स हैं और एकेडमिक मीटिंग्स हैं, जिसको कि हम फार्मास्यूटिकल प्रमोशन में भी पढ़ चुके हैं,
ये मेन चैनल्स हैं जिनके थ्रू फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट की जाती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, होम विजिट्स की एंड एकेडमिक मीटिंग्स की, राइट। और डीडीसीए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज करता है जहां पर बात हो ओटीसी प्रोडक्ट्स की। देखिए जी, हमारे कंट्री में पाकिस्तान में ओटीसी प्रोडक्ट्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से एडवर्टाइज किए जाते हैं, राइट जी। तो फार्मास्यूटिकल, अगर हम समराइज करें हमारे इस टॉपिक को, तो फार्मास्यूटिकल प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर या नॉन फार्मास्यूटिकल प्रमोशंस। फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन दोनों स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, इसकी अपनी जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। प्रोडक्ट क्लेम, रिमाइंडर एंड हेल्प सीकिंग मेजर टाइप्स है फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग की। ठीक जी, इसमें हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, आल्दो कि हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें कि ये ऑब्जेक्टिव्स अगर मज़ीद हम इनको स्मार्ट कर देंगे तो ये मज़ीद अच्छा हो जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मैसेज ऑब्जेक्टिव सेट करना है, आइडियाज़ हमारी किस तरह की है, किसको टारगेट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, देन हमने अपना एडवर्टाइजमेंट को प्रोड्यूस करना है, उस चैनल पर रन करना है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक जी, और उससे पहले हमने बजट्स, ये जो बजट का हमने देखा था ये प्रीवियस स्टेज पे आता है, तो ये स्टेप्स जो हमने यहाँ पर देखे हैं ये लॉजिकल सीक्वेंस में हमारे सामने नहीं है। बजट हमारा यकीनन जाएगा जब हम चैनल की सिलेक्शन से पहले, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बजट हम अपना मीडिया भी सिलेक्ट करेंगे और जो हमारे पास टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इसमें किसी का कोई सवाल है जी? यहाँ नो पर सर। प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट हमने क्लोज कर रहे हैं और दूसरे सेशन में जाने से पहले हम आपकी जो इंटरनल इवैल्यूएशन है बेस्ड ऑन योर परसेंटेज अटेंडेंस एंड इंटरैक्टिव सेशंस, वो आपके सामने ही जी जहाँ पर स्लाइड्स में। ठीक है जी, तो 90+% जिन लोगों की है इंटरैक्टिव सेशन अटेंड करने की, उनके लिए 10 मार्क्स हैं। ये हमने डेटा जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया है हमारे इंटरैक्टिव सेशंस की अटेंडेंस का, ताकि अगर किसी की लाइट, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट वगैरह या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम कहीं किसी पे हुई हो तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की है थ्रू रैंडमाइजेशन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। लास्ट वीक तक के जो सेशंस हुए हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। उसकी बेसिस पे जिन लोगों की 90+% है और उनके लिए 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। यानी कि अगर हम 100 मार्क्स का पेपर समझें मार्केटिंग का, तो उसमें से 20% जो इंटरनल इवैल्यूएशन है उसके दो पार्ट्स हो गए, एक इंटरनल इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द अटेंडेंस और एक इंटरनल इवैल्यूएशन असाइनिंग का। ठीक है, तो अब इसको आप 5 कहें या 10 कहें एक ही बात है। 90+% वालों के लिए जी 9.5 मार्क्स हैं, 80+ वालों के लिए 9 है और 70+ वालों के लिए 8.5, 60+ वालों के लिए 8, 40+ वालों के लिए 7.5 और 30+ वालों के लिए 7 मार्क्स जी। इसी तरह 20+ वालों के लिए 6.5, 10 से लेकर 20 वालों के लिए 6.0 और 1 से लेकर 10 वालों के लिए 5%। अब जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सके हैं या जिनका नाम इसमें अपीयर नहीं हो सका है, इट मीन्स कि उनकी एक भी अटेंडेंस जो है वो नहीं है या 1+% भी उनकी मौजूद नहीं है, जिसकी बेसिस पे अपने 50% मार्क्स जो इंटरनल इवैल्यूएशन के उनके हैं, इट मीन्स कि वो चले गए हैं अनटिल अनलेस कि अगर उनको कोई बरकत के लिए कोई एक आधा मार्क्स दे दिया जाए तो दे दिया जाए, अदरवाइज उनका 50% जो मार्क्स हैं वो खुद अपने हाथों से गंवा चुके हैं। ठीक है जी, तो इसमें कोई आपके कमेंट्स, कोई आपका इज़हार ख्याल, कोई बात जो अगर आप कहना चाहें?
सर ये हमारी स्टार्ट से अब तक की है, मतलब फर्स्ट क्लास से? जी, स्टार्ट से अब तक की है। इसमें बीच में बहुत से सेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पर कि अटेंडेंस नहीं हुई है। कुछ अटेंडेंस का यस। डेटा जो है वो सेव भी नहीं हो चुका है। तो उसमें से रेंडमाइज करके कोई जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल था उसमें से 60 या शायद 70% का डेटा लेके उसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। ओके सर। सर ये अपार्ट सर ऑफ जो असाइनमेंट है या फिर विद असाइनमेंट, मतलब 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स असाइनमेंट क्या है? जी 5 मार्क्स इसके और 5 मार्क्स असाइनमेंट के। अगर हम 50 मार्क्स का टोटल हमको अज्यूम करें और अगर हम 100 का करेंगे तो 10 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस हो गई और 10 मार्क्स की हो गई असाइनमेंट। ठीक है जी, क्लियर है बात? सर और जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उनकी भी इसी तरह से इसमें ही ऐड होगी फिर? देखिए आगे आने वालों की गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा से ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकूंगा, क्योंकि ये स्नैपशॉट से डेटा उसका देखना, उसको एक जगह पे कंपाइल करके उसको कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल काम है। और इसको मैंने लास्ट वीक में इसलिए कर लिया था कि लास्ट वीक में हमारी लास्ट ही क्लास होनी थी, लेकिन चूंकि यस वो सर। मेरा लैपटॉप डिस्टर्ब हो गया, वो क्लास नहीं हो सकी। तो आज की क्लास और कल की क्लास की कोई गारंटी नहीं है, होने को हो भी जाएगी और ना होने को शायद ना भी हो सके। ओके इसलिए सर। लेकिन वंस अगेन जो अटेंड करने वाले हैं उनके लिए परसेंटेज सेम ही रहेगी। यस सर। परसेंटेज सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 30% पे स्टैंड करता है तो अगर उसकी 2 इंक्रीज कर दी जाए तो उसके डिनोमिनेटर में भी तो 2 इंक्रीज हो जाएंगी ना, बात तो वही आ यस जाएगी। सर। इसीलिए परसेंटेज यस। इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है ताकि वो रिप्रेजेंट कर ओके सर। सके उसको। थैंक यू सर। ओके जी, तो अब आपके पास जो स्लाइड्स आएंगी उसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की ही अटेंडेंस का ये जो स्लाइड्स मौजूद रहेंगी, तो आप अपने अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन। अच्छा मैंने तो अभी स्लाइड हटा दी, अब आप कहें तो मैं दोबारा लगा देता हूँ जी। सर मैं समझी नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जी मेरे पास मैसेज आया है स्लाइड को स्क्रॉल डाउन करने का, ओके सर। तो मैंने ये कहा कि मैंने वो स्लाइड हटा दी है। ओके सर। फिर भी आप देखना चाहें तो मैं लगा देता हूँ जी, ये लगाते हैं। जी भाई ठीक है, देख लिए मरियम आपने? सर मुझे एक बात कहनी थी। ठीक है ये, जी जी बोले। सर हमारे से आगे है इवनिंग आई गेस। आपसे आगे है, बिल्कुल है। सर कितने लेक्चर्स? अरे शायद 1 से 2 लेक्चर्स आ गए, लेकिन ये कि कवरेज आपकी कंटेंट वाइज जो है वो सेम ही होगी। ओके सर, बस सर मुझे यही पूछना था कि हम लोगों का पेपर तो जैसे सेम ही बनता है। जी हाँ, पेपर सेम ही बनाएंगे, कंटेंट आपका सेम ही होगा।
वो उनका अगर 35 में होगा तो शायद आपका 37 या 38 में कवर हो गई होंगी सेम चीज़ें। तो सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपने इवनिंग को अगर ये जो 2 मतलब हैं टॉपिक जो पढ़ाए में, अगर हम वहाँ से देख लें, आप हमें उनके साथ पढ़ा दें आगे, क्योंकि वो ठीक है। यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, तो इजी हो जाएगा हम लोग भी, हमारे लिए भी, कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन आई थिंक कि उनका ये टॉपिक हो चुका है, सिर्फ ये टॉपिक उनका हो चुका है, बाकी तो आप बराबर हैं। तो अगर ये आप देखना बराबर। चाहेंगे तो ठीक है, देख लीजिए। सर आप एक दफ़ा और लोगों से पूछ लें, तो फिर हम यूट्यूब से देख लेंगे, आप हमें आगे का पढ़ा दें। देखिए सिर्फ एक ही लेक्चर का डिफरेंस आएगा, सिर्फ एक ये जो आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, एक ये है, सर और बाकी जो हम कल करेंगे वो उसमें से एक टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का यस। मेरे पास एक कंसाइज सा बड़ा चैप्टर है और वो इजी इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। लास्ट सेमेस्टर भी मैंने वो स्टूडेंट्स को खुद से करने के लिए जो है वो दे दिया था, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि वो कम्युनिकेशन का एक कंसाइज चैप्टर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, टू द पॉइंट उसमें इंफॉर्मेशन है। उसमें से चंद एक जो हेडिंग्स हैं वो आपने कवर करनी होंगी, और उस चैप्टर के चेकआउट पे 2 एमसीक्यूज दिए गए, वो 2 एमसीक्यूज शामिल होंगे फाइनल में, और एक रैंडम एमसीक्यू शामिल होगा फाइनल के बैंक में जाएगा। देर इट डिपेंड्स कि आपके पास तीनों आ जाते हैं या तीनों में से एक भी नहीं आता, या किसी के पास एक आता है और किसी के पास तीनों आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है। तो एक ऑप्शन आपके पास है ये कि मैं आपको वो चैप्टर प्रोवाइड कर दूं, आपको हेडिंग्स बता दूं कौन से आपने स्टडी करनी है, और वो 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाए, एक रैंडम कोई भी आ जाएगा, एक ऑप्शन है ये। या ये कि कम्युनिकेशन में आपको फिर सारा जो है वो ब्रीफ करूं, और उसके लिए फिर हमें 2 सेशंस चाहिए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहेंगे? सर आप बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, कि फिर हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं अगर आपको ब्रीफ कर दूंगा ओके, लेकिन फिर आपको आपके चैप्टर चेकआउट जो है उसका नहीं मिलेगा, और ना चैप्टर चेकआउट के क्वेश्चंस उसमें जाएंगे, फिर वो जनरलाइज हो जाएगा हमारे लिए, यानी कि वो हमारे लिए रूटीन का चैप्टर बन जाएगा, और उस पर रूटीन का जो क्राइटेरिया है वही उस पर लागू होगा। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सेल्फ स्टडी उसके कर रहे हैं, तो उसमें हमें चैप्टर चेकआउट मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि आप अगर आपके ऊपर काम में ज़्यादा रख रहा हूँ तो वहाँ आपको फिर चैप्टर चेकआउट से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी मैं ले लूँगा तो फिर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। तो चलिए सर हम खुद कर लेंगे, फिर आप बता दिएगा कहाँ से करना है। यस सर। ठीक जी, चलिए, और बाकी लोग क्या कहते हैं, अस्मा, आयशा? हसीब बेग आप फर्स्ट टाइम आए हैं भाई सेशन में, मैं तो मेरे लिए नया नाम है ये हसीब बेग। अच्छा जी, तो सेल्समैनशिप आप देख लेंगे इवनिंग वालों का, राइट जी? ये यूट्यूब का मैं आपको लिंक आपके एलएमएस पे डाल दूंगा, ये आप वहाँ से देख लेंगे। यस बाकी सर। आप कल का सिर्फ एक सेशन अटेंड करना है, उसमें कम्युनिकेशन का आपको चैप्टर मिल जाएगा, और जो दूसरा हमारा टॉपिक में से 2 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन के चैप्टर के हवाले से क्या डिसीजन है भाई बाकी लोगों का? जी इमरान खान, आपके क्या ख्याल है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। जैन, जैन गदीर? यस सर, सर ले लें कल, तो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, तो कम्युनिकेशन के चैप्टर की क्या करना है आप? मेरा ख्याल है मतलब आप लोगों ने कंफ्यूज किया है।
एक्चुअली वो मैं इसलिए कह रही आवाज आ रही है आपको मेरी जी? पढ़े हुए और सर लेक्चर आ जो रही आप ओके। आज लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का तो इवनिंग वालों को भी शायद नहीं कर, बल्कि उनसे भी कल पूछा जाएगा कि वो क्या करेंगे कम्युनिकेशन। तो अगर उनका कम्युनिकेशन का मैं नहीं करवाऊंगा और वो सेल्फ स्टडी पे लेके उसको जाते हैं तो फिर आपको तो वो लेक्चर नहीं मिलेगा ना, फिर आपको दोबारा खुद करना होगा। नहीं सर, ये वाला सेल्स वाला कह रही हूँ मैं, फार्मास्यूटिकल सेल्समैनशिप वाला। सेल्स का तो हमने डिसाइड कर दिया, अब हमें डिसाइड करना कम्युनिकेशन का। यस ओके सर। उसके बारे में सर बताएं। सेल्फ स्टडी में मुझे बेहतर इसलिए लग रहा है कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना पेपर से रिलेट भी, क्योंकि ठीक क्विज तो हो नहीं पाया, ठीक है। इस वजह से सेल्फ कह रही हूँ। यस सर, ये सही रहेगा। सही बस सही कह रही हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को हम सेल्फ स्टडी में ले जाएंगे। ठीक है जी। बाकी हमारा रह जाएगा सेल्स स्ट्रक्चर का थोड़ा सा। वैसे तो 3-4 टॉपिक्स हमारे और भी हैं, लेकिन ये कि हम उसको कवर नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने मुझसे LMS पे और व्हाट्सएप वगैरह पे मालूम किया था कि जी कोर्स अभी हमारा कितना रहता है, तो उनको मैंने रेफर कर दिया था कि जी आप कोर्स आउटलाइन देख लें और जितना हमने कवर किया उसको कंपेयर कर लें, तो उसके हिसाब से हमारा काफ़ी काम, अभी काफ़ी तो नहीं कह सकते, 10 to 15% तक रहता होगा। लेकिन ये है कि अब हम सिर्फ ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, सेल्स स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन आप खुद से कर देंगे। ठीक है जी। अगर जी तो और कोई सवाल किसी का है? सर वो हमारा जो प्रीवियस सेमेस्टर का असाइनमेंट है, तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था हमारा कि असाइनमेंट नॉट सबमिटेड फॉर मतलब ग्रेडिंग क्राइटेरिया, ऐसा कुछ लाइन आ रही थी लिखी हुई। तो हमारे असाइनमेंट सबमिट तो हो गए थे ना? प्रीवियस सेमेस्टर सबमिशन के? ऐसे लिखा हुआ आ रहा था पहले वाले सेमेस्टर के असाइनमेंट में। जी हाँ, एक्चुअली उनकी जो ग्रेडिंग हुई थी वो ग्रेडिंग LMS पर की नहीं गई थी, आल्दो कि मुझे LMS पे करनी थी। तो उसका एडवांटेज बहुत सारे लोगों को मिला, उनके पेपर की परफॉर्मेंस को कंपनसेट करने। जी, तो अगर मैं उसको LMS पे ग्रेड कर दूं तो फिर वो फाइनलाइज ग्रेडिंग हो जाएगी। डिपेंड्स के सेमेस्टर में हो सकती है या नहीं हो सकती। आई थिंक कि हो जाएगी। हमें बीच में जो है वो कुछ टाइम मुझे मिल जाएगा उसको ग्रेडिंग करने का। तो लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि फिर उसकी कहीं से कंपनसेशन जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। फिर जो लोगों के पास पेपर परफॉर्मेंस आएगी उसी परफॉर्मेंस पे उनकी जो है वो ग्रेडिंग होगी। और काफ़ी लोगों के पर्टिकुलरली हमारे पास जो है वो अटेंडेंस की 50% जो मार्क्स हैं वो बहुत सारे लोगों के पास जा चुके हैं। तो जिन लोगों के नाम इस अटेंडेंस वाली उसमें नहीं आ सके, इट मीन्स ये अपनी जो इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स हैं वो अब बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए होंगे, 50% पे खड़े हुए होंगे। अगर कोई 0.5 मार्क्स भी कहीं से वो लॉस करते हैं तो इंटरनल इवैल्यूएशन में वो फेल हो जाएंगे एक तरह से। देखिए, बाकी आपके नॉलेज में है कि कितने लोग आपके साथ भी रिपीट कर रहे हैं मार्केटिंग का पेपर? शायद 1-2 होंगे, ज्यादा नहीं है। आई थिंक मेरे पास LMS लिस्ट पे जो है वो 73, 83, 7 से 8 लोग हैं जिनका जो ID में 2015 और 2014 का ईयर शामिल है उनकी IDs में, और उनकी असाइनमेंट सबमिटेड नहीं है। तो आई डोंट नो कि वो एक्टिव भी है या नहीं है। सर क्योंकि अटेंडेंस में या क्लास में हमने 1-2 ही बच्चों को देखा है, बाकी CR GR को ज्यादा बेहतर पता होगा। चलिए जी, तो ठीक है, हम सेशन क्लोज करते हैं और कल हम इंशाल्लाह लास्ट सेशन करके सर उसको। एक सवाल है सर, एक चीज पूछनी थी। जी 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 बोला। तो सर ये जो LMS में लेक्चर्स में जो अनइथिकल प्रैक्टिस के आर्टिकल्स का जो हैंड आउट है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है इसको? एथिकल प्रैक्टिसेस का जो हैंड आउट है, आर्टिकल है जो
आर्टिकल है किसी जी। इंडियन राइटर का। जी भाई मैं आई थिंक कि मैंने उसको बताया हुआ है इंटरेक्टिव सेशन में, और आपके पास वो रिकॉर्डिंग में मौजूद होना चाहिए कि उसका क्या करना है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि वो इंक्लूडेड नहीं है एग्जामिनेशन, ठीक। लेकिन जिस आपने सेकंड उसको पे है मैंने सुना है। कंफर्म करना है आपने रिकॉर्ड लेक्चर। जी ठीक। मना किया था वो आर्टिकल का ना, जो इंडियन वाला है। जी हाँ, उसका मना कर रखा है जी, तो फिर नहीं होगा। जी और कोई बात? ठीक है जी, तो क्लोज कर रहे हैं हम सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।